वेलकम विकास जी. यू लुक एट सेबी, यू लुक एट रेगुलेटरी स्टफ. आज का जो डिस्कशन है ना विकास जी, वो जो सेबी का कंसल्टेशन पेपर आया है आईएएस और आरएएस के ऊपर, रिसर्च एनालिस्ट एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स. अब ये 10-12 साल से दोनों प्रोफेशंस चल रहे हैं इंडिया की स्टॉक मार्केट. 2013 में और 14 में इनका आया था. उसके बाद कुछ ना कुछ मूवमेंट्स होती गई हैं. सब कुछ देखा जाता है, कहाँ से आते हैं, बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशन क्या है, कितना कमाते हैं, नेटवर्थ कितनी है, कितने क्लाइंट्स को ले सकते हैं, अंदर सिस्टम कैसा बनेगा, ये सब की चीज़ें चेक की जाती हैं. अब इसके ऊपर कुछ और मॉडिफिकेशंस आई हैं और इस पे आई लाइक योर एक्सपर्ट ओपिनियन कि जिस तरफ ये जा रहा है, हु इज़ एक्चुअली गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम इट, और क्या कोई भी पार्टी इससे बेनिफिट हो रही है या नहीं. इसमें अच्छी बातें क्या है वो भी डिस्कस करेंगे, और जो ऐसी बातें हैं जो इम्प्रूव की जा सकती हैं, आई विल टेक योर इनपुट्स ऑन दैट. तो सबसे पहला सवाल यही है कि जो आईएएस और आरएएस का अभी का सिचुएशन है, इफ़ वी डोंट लुक एट द कंसल्टेशन पेपर बिफोर दिस, डू यू थिंक इट्स अ गुड प्रोफेशन? एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे लोगों का एक एस्पिरेशन होता है कि उनको आईए आरए बनना है लाइफ में? थैंक यू सीम. इसमें एक चीज़ देखने वाली बात है, आईए और आरए स्टार्टिंग में ही कंसल्टेशन पेपर में एक बात बोली गई है, एज़ कम्पेयर टू यूएसए हमारे यहाँ पर मिलियन जो आईए और आरए हैं उनका रेशियो बहुत ख़राब है, बहुत कम है. मैं इस चीज़ को फॉर्मली बिलीव करता हूँ. जिस तरीके से हमारे यहाँ डीमैट अकाउंट यानी ट्रेडिंग अकाउंट खुल रहे हैं, उनको कैटर करने में जो आईए और आरए रिसर्च की सेंस में या इन्वेस्टमेंट एडवाइस की सेंस में माने, तो उनका जो नंबर है, उनका जो रेशियो है, वो किसी भी प्रोफेशन को लेके सबसे बुरा है. इतना बुरा रेशियो किसी भी प्रोफेशन में नहीं है जितना बुरा रेशियो आईए और आरए में है. तो इस बात से मैं अपनी बात को शुरुआत करना चाहूँगा. रही बात 2013 और 2014 के आईए और आरए रेगुलेशंस की, तो वो बहुत पुराने हो गए हैं, उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स नहीं हुए हैं. और हम जैसा कि देखेंगे अनलिस्टेड यूआई, अनलिस्टेड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी एरियाज में हमने देखा है कि आरए और आईए बहुत ही वेग. इन अ सेंस आप नंबर्स के साथ आप डायरेक्ट आंसर नहीं दे रहे हो, बट इसका मतलब मैं यही समझ रहा हूँ कि इट्स नॉट एन एस्पिरेशनल प्रोफेशन, कि लोगों को ऐसे कोई खुशी नहीं मिलती है. जैसे डॉक्टर, लॉयर या कोई सीए बनना चाहता है लाइफ में, वैसा एक प्रोफेशन अनफॉर्चुनेटली नहीं बन पाया है. हालांकि हमारी स्टॉक मार्केट एक बहुत पॉजिटिव ग्रोइंग मार्केट है. इंडस्ट्री अलग अलग चेंज होती रहती हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट हैज़ बीन ओवर एज ऑलवेज इवॉल्विंग. अच्छा, एक एक करके इस पॉइंट्स के बारे में अपन बात करेंगे अभी. एंड मोटे मोटे तौर पे इसको 5-6 सेक्शंस में रखते हैं रादर देन द होल डॉक्यूमेंट विच इज़ अराउंड 40 पेज लॉन्ग. सबसे पहला जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि आज की तारीख में जो स्टॉक मार्केट में आईए या आरए बनता है, मैं थोड़ा सा हाई लेवल पे बता देता हूँ कि उसका एक 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टॉक मार्केट या फाइनेंशियल मार्केट्स का. उसका एक मास्टर्स डिग्री होना चाहिए, एनआईएसएम सर्टिफिकेशन होना चाहिए, एक प्रोफेशनल डिग्री होगी तो भी चलेगा. ऐसे 4-5 तरीके के उसके पढ़ाई को लेके कुछ क्राइटेरिया. नेटवर्थ उसकी एक वैल्यूएशन होनी चाहिए कि इतना पैसा उसने लाइफ में देखा हो, बनाया हो, और तब उसको पता हो कि कल को किसी केस में फंसते हैं, किसी चीज़ में इशू होता है, तो ही और शी कैन सपोर्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ. इन सब चीज़ों को देखा जाता है. आज की तारीख में जो मैं इस कंसल्टेशन पेपर को देखता हूँ, वो सब चीज़ें दरकिनार कर दी गई. मतलब आप मास्टर्स नहीं हो तो ग्रेजुएट हो तो भी चलोगे. आपके पास नेटवर्थ का अगर मतलब विल गो इनटू द डिटेल्स कि कितना पैसा चाहिए, बट नेटवर्थ का कुछ एज सच रिक्वायरमेंट नहीं रह गया है. आपके पास एक्सपीरियंस ना हो तो चलेगा, एनआईएसएम सर्टिफिकेशन कर लो, उसको रिन्यू करवाने की ज़रूरत नहीं. अब आप बताइए कि कौन कौन आ सकता है. अच्छी बात है, ये सारी पूछी है तो मैं आपको डिटेल में ही बताऊंगा. देखिए, मैंने कंसल्टेशन पेपर का थॉरली एनालिसिस करा है, और ये मेरा लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग और लॉ में मेरे कुछ विचार हैं. अब किसी ने मुझसे एडवाइस तो ली नहीं है कंसल्टेशन में, एज एडवोकेट आई चार्ज फीस, ठीक है. तो मैं आपको जनता के लिए, तो हम लोग नहीं हमेशा जनता के लिए, आप भी जनता के लिए इतना काम कर रहे हैं, मैं भी जनता को बताना चाहूँगा. इसमें देखिए क्या है, बहुत सारे गुड मूव्स हैं, बहुत सारे बैड मूव हैं, और बहुत सारे वर्स्ट मूव हैं. बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कंटेम्प्रेरी सिस्टम जो चल रहा है उससे तो उनका लेना देना ही नहीं है. मतलब हमें पता ही नहीं है कि चल क्या रहा है दुनिया में. ठीक है, अच्छा मूव है क्वालिफिकेशन को पोस्ट ग्रेजुएट से ग्रेजुएट में कर देना. जैसा हमारा शिक्षा तंत्र है वो ज़्यादा असीम जी फ़र्क नहीं पड़ता, आप ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट है. हमारे यहाँ डिग्रियों की फैक्ट्रियाँ चल रही हैं जिसमें हम लोग भी पार्टिसिपेट, हम लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया है. दैट इज़ अ वेरी कैंडिडेट. क्योंकि डेटा अगर आप देखेंगे तो कितने लोग ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट करके
पियोन की नौकरी देख रहे हैं या गार्डनर या किसी और की नौकरी देख रहे हैं, वो डेटा में समझ में आ जाता है। एक्सपीरियंस क्राइटेरिया आपने ख़त्म कर दिया है। मैं मानता हूँ अच्छा है, क्योंकि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को असीम जी वेरीफाई करना ना बड़ा ही टीडियस प्रोसेस है। उस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में क्या लिख रहा है, उसको किस तरीके से वेरीफाई करा जाएगा। वो बंदा वो सेल्स का था और उसने एक्सपीरियंस बना लिया फाइनेंशियल सर्विसेज का या किसी और चीज़ का, एडवाइजरी का, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि उसने एक्सपीरियंस में क्या किया है क्या नहीं किया है। लेकिन उनकी कंपिटेंस कैसे चेक करोगे? यहाँ पे एक अदर पॉइंट आ जाता है कि आप ट्रेनिंग के लिए क्या कर रहे हो। रेगुलर ट्रेनिंग जो आप और हम बोलते हैं, आरए बन गया, सर्टिफिकेट ले लिया, लाइसेंस ले लिया, अब उसको वो घिस रहा है सर्टिफिकेट को यूज़ कर रहा है, नोट छाप रहा है, जो भी एडवाइस दे रहा है सीम जी, उसका टेस्ट कहाँ हो रहा है, उसकी कंपिटेंस क्या है? ठीक है, 1-2 मिनट यहीं पर रुकते हैं। सो आई वुड लाइक टू डिस्कस कि जो भी ये गाइडलाइंस हम डिस्कस करेंगे आगे चल के, लेकिन जो भी ये बातें लिखी गई हैं, मेरे को जब मैंने पहली बार इसको अच्छे से पढ़ा था, मेरे को ऐसे लगा कि जो भी इन्फ्लुएंसर का मार्केट है, यूट्यूबर, इंस्टाग्रामर, ट्विटर, जो भी वहाँ के लोग हैं, उनको बहलाने के लिए या उनको मार्केट करने के लिए कि आप हमारे रेगुलेशन में आ जाइए, ज़्यादातर ये चीज़ें बनाई गई हैं। मतलब कि सेबी को ज़रूरत नहीं थी कि वो पोस्ट ग्रेजुएशन से ग्रेजुएशन करे। जो लोग सच में एस्पिरेशनल तरीके से IARA बनना चाहते हैं, वो आइडियली पढ़े लिखे होंगे, रिलेटिवली स्पीकिंग, अगर 100 में से मैं उस हिसाब से बात करूं। लेकिन आज की तारीख में ज़्यादातर इन्फ्लुएंसर जो कि जेन्युइन नहीं है और इलीगल तरीके से अकाउंट हैंडलिंग या टिप्स देते हैं, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। तो उनको कहा गया है कि अगर आप ग्रेजुएट भी हो, नहीं हो तो बन जाओ, BA कर लो और हमारे एम्बिट में आ जाओ। तो क्या ये ओवर सेलिंग हो गया है बेस्ड ऑन द फैक्ट कि क्या एक डायरेक्शन में जाने की कोशिश में ये कहीं गलत डायरेक्शन तो नहीं पकड़ ली है? क्योंकि मेरे को ऑनेस्टली ऐसा लगता है कि इस तरह की गाइडलाइंस को देख के बहुत सारे ऐसे लोग मार्केट में आ जाएंगे IA और RA बन के, जो कि एक्चुअली डिज़र्व नहीं करते हैं, और फिर इवेंचुअली वो एक लार्जर ऑडियंस का नुकसान करेंगे। फिर आगे चल के सेबी स्कोर्स पे और स्मार्ट ODR पे और शिकायतें की जाएंगी, फिर सेबी का काम और बढ़ेगा। तो दिस इज़ प्रॉबेबली, ये मेरा प्योर ओपिनियन है, वेरी सब्जेक्टिव बायस ऑन दिस, बट मेरे को प्रॉपरली यही लगता है कि दिस कंसल्टेशन पेपर फिर इन्फ्लुएंसर्स को कैटर करने की कोशिश की गई है इसमें। ये जनरल अदर सेंस में मैं देखूँ तो अच्छी बात है, अच्छा सवाल है, आपका मानना भी ठीक है कि ग्रेजुएट पोस्ट PG से ग्रेजुएट कर दिया, अब नंबर आप जो एप्लीकेंट हो सकते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं, मैं मानता हूँ। लेकिन हमें इसका अंडरलाइन बैकग्राउंड समझने की भी ज़रूरत है सिंह जी। शिक्षा का स्तर क्या ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में हमारी कंट्री में इतना चेंज हो रहा है क्या? जो लोग PG हैं और ग्रेजुएट हैं, उनके बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है क्या? इसमें सिर्फ स्टडी का बात नहीं, मैं चारों पॉइंट को मिक्स करके कह रहा था। स्टडी मैंने एग्जांपल पे लिया था। एक्सपीरियंस जो 5 साल का है, उसका एक रेलेवेंस था, चलो ठीक है, वो सेल्स में था या कस्टमर सर्विस में था, पर उसको फाइनेंशियल मार्केट्स की समझ थी, फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में पता था, और वो गिव अवे कर दिया गया, लेट गो कर दिया गया। मैं चारों पॉइंट को, नेटवर्थ को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, बट आई एम जस्ट टेकिंग 1 or 2 एग्जाम्पल्स। इन सब को हटाना। अब 5 साल की फाइनेंशियल मार्केट्स का एक्चुअल एक्सपीरियंस किसको है, या किसको, इस केस में किसको नहीं है? इन्हीं लोगों को तो नहीं है, इन्हीं इन्फ्लुएंसर्स को तो नहीं है। इन्फ्लुएंसर जो गलत वाले काम करते हैं, इन्फ्लुएंसर अच्छा टर्म है, बट स्टिल नहीं, तो उस एंगल से मैं बोल रहा हूँ। नहीं, पढ़ाई का आई एग्री विद, मुझे ये लगता है, मेरा देखिए इसमें बहुत स्ट्रांगली मानना है कि अननेसेसरी जो पेपर वर्क था, जो 5 साल के होम से ओवर इट में कंसर्न करके जो सर्टिफिकेट बनवा के जो लगाए जा रहे थे RA रजिस्ट्रेशन में, उनको थोड़ा इरेलीवेंट करा जा रहा है। और इसको मैं अच्छा स्टेप मानूंगा, क्योंकि देखिए क्या, मेरा कहना इसमें ये है कि ये मैकेनिज्म, उन जो सर्टिफिकेट्स को, इन पेपर को चेक करने का जो मैकेनिज्म है ना, वो बड़ा ही मुश्किल है उसको आइडेंटिफाई करना कि ये पेपर जो आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे रहे हो, वास्तव में आपने ऐसा किया कि नहीं किया। आई हैव अकाउंटेड, वी रन अ स्मॉल कंपनी है, तो हमारे पास भी एक छोटी HR की टीम है। जब भी कोई ज्वाइन करता है, उसका एक बैकग्राउंड एक्सपीरियंस लिखा रहता है, एक्सपीरियंस लेटर लिखा रहता है। हम उस कंपनी की वेबसाइट पर जाते हैं, उनकी HR का नंबर या ईमेल ID निकालते हैं, हमारे HR उन मेल IDs पे इनकी डिटेल्स भेजते हैं, वेरिफिकेशन होती है, उसके बाद ही ज्वाइनिंग दी जाती है। और हम तो एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी, सेबी सरकारी संस्था है, वो किसी का पैन कार्ड के बेस पे कुछ भी निकाल सकता है कि कहाँ से कौन सा सैलरी अकाउंट खोला है, किसका नाम का सैलरी अकाउंट था। मेरा भी काउंटर है, मेरा काउंटर मेरा भी ऐसी इसमें जी है। आपने पहले क्या किया
कौन सी गाड़ी चलाई ये रेलिवेंट नहीं है, आप कौन सी गाड़ी चलाने वाले ये रेलिवेंट है। हमारे इंडिया में ये बहुत होता है, अच्छा आप कहाँ जॉब करते थे, कितनी सैलरी थी, क्यों छोड़ी। अरे बॉस क्या रेलिवेंट है, वो क्या करना चाहता है, वो इंटाइटल वो आपके जॉब रोल में फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब ग्लोबल देखिए, अब बात करूँगा एलन मस्क की या किसी को, आप वो देखिए वो सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस नहीं देखते हैं, वो ये देखते हैं आप क्या कर सकते हो। तो मेरा मानना है कि बेवजह पेपर मांगने कि ये कागज़ लाओ वो कागज़ लाओ, मैं आपकी कंपिटेंस चेक करूँगा। इसमें एक बात कैसे बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा कि हाँ ये देखिए मैंने बोला कि उसकी कंपिटेंस को चेक किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। एक ही एग्जामिनेशन है, उसी को आप बोल रहे हैं इंक्रीमेंटल बेस पे कर देने। मेरा मानना है 3 साल के बाद और टफ एग्जामिनेशन होना चाहिए बॉस। तो वो जो आप NISM 15 और जो भी करा रहे हो उससे ज़्यादा टफ होना चाहिए 3 साल के बाद। अब आप 3 साल के बाद कह रहे हो कि नहीं साहब आप पुराने हो गए हो, आपको सब कुछ आ गया है, इसलिए हम आपसे कुछ भी नहीं पूछेंगे। ये लॉजिक तो ठीक ही नहीं है। आप पुराने हो गए, 3 साल से काम कर रहे हो, अब तो आपका डबल टेस्ट होगा, अब तो आप एक्सपीरियंस गए हो गए, अब तो मैं आपसे ज़्यादा सवाल पूछूंगा। बजाय ये होना चाहिए रादर देन आपने उसको। तो जो कम्बिनेशन है वो गलत है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। एक्सपीरियंस को हटाना बहुत अच्छा डिसीजन है, वेलकम। तो एक 18 साल का लड़का जो इंस्टाग्राम पे 2 साल से कलर ट्रेडिंग की रील्स डाल रहा है और ग्रेजुएट है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पेपर की तैयारी करेगा जैसे उसने पहले की है ग्रेजुएशन के टाइम पे, वो पास कर जाएगा तो वो IA या RA बन सकता है। देखिए उसमें एक पॉइंट है, जब IA और RA का फॉर्म भरा जाता है तो ये सारे डिस्क्लोजर्स लिए जाते हैं, और अगर आप उसमें कोई गलत डिस्क्लोजर नहीं तो इसमें गलत कुछ नहीं है, गलत कुछ नहीं है। तो एक्चुअली गलत क्या, इसने कुछ गलत नहीं किया। 18 साल लड़का रील बना रहा है, इसमें गलत क्या है? नहीं, पर अगर आप IA और RA इन्वेस्टमेंट एडवाइस और रिसर्च एडवाइस की डेफिनेशन में आ रहे हो ना, तो फिर वो आपके ऊपर नॉन कंप्लायंस नहीं, वो आगे चल के इक्विटी मार्केट की टिप देगा। वो इससे पहले वो ये कर रहा था 16 से 18 साल की उम्र में। हाँ, तो उस दौर के पाप, हमने हमेशा बोला उस दौर के पाप नहीं धुलेंगे। उस सर धुल जाते हैं सर। देयर इज अ पर्सन कॉल्ड लवली, नॉट टेक हर कंप्लीट नेम टू मेक इट कंट्रोवर्शियल। तो वो ट्विटर इन्फ्लुएंसर है, उसने बैकग्राउंड में उसका देखा जाए तो उसने किसी का रेंटल पे लाइसेंस लिया हुआ था, 2 साल चलाया उसने, टेलीग्राम पे टिप्स देती थी, हमने एक्सपोज किया, आगे चल के शी बिकम्स अ रिसर्च एनालिस्ट बाय सेबी स्टैम्प। नहीं, ये तो अपने बहुत सारे केसेस हैं, अभी बहुत सारे केसेस हैं जिनमें बहुत सीरियस सेबी की तरफ से इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मैं भी नाम नहीं लेना चाहूँगा आपकी तरीके से, बट आपको और मुझको पता है कि बड़े बड़े मीडिया चैनल और काफ़ी सारी चीज़ें थी, उन लोगों को भी रिसर्च एनालिस्ट के, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के लाइसेंसेस मिले हैं। तो सर उनका प्रोसेस कैसा रहा है, उन्होंने क्या देखा जब इतने सीरियस एलिगेशन थे, और उसी डिपार्टमेंट से उसी डिपार्टमेंट से जो डिपार्टमेंट जांच कर रहा है, बहुत सीरियस ऑफेंसेस है और जिसमें एफिडेविट है, वो पे सारी चीज़ें बोली जा रही हैं, एक्सेप्टेंस भी है, और उसके बाद भी सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। तो समहाउ सिस्टम को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि भूल और चूक कहाँ से हो रही है। और भूल होना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं हमेशा उसे बोलता हूँ देखिए इतना बड़ा सिस्टम है, इतने सारे लोग हैं, गलतियाँ होती है, पर उसको और कैसे रिफाइन करेंगे हम। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट जो मेरी नज़र में आ रहा है कि अब कोई भी IA एंड RA दोनों बन सकता है, मतलब आप चाहें तो आप अब दोनों बन सकते हैं। ऐसा एक केस था कुछ साल पहले की बात है, आपके साथ डिस्कस हुआ था शायद उस समय भी, कि किसी को इसलिए पेनलाइज कर दिया गया था क्योंकि वो IA था शायद और वो RA का काम कर रहा था। तो बहुत नहीं, वो RA थे, IA का काम, IA की सर्विसेज दे दी थी, वो सेटलमेंट में बैठा गया हुआ। उस केस में उनको पेनलाइज किया गया था और इंडस्ट्री में बहुत ऐसे हवा हुई थी कि ये ऐसा क्यों किया गया। हाँ, कि टेक्निकली कागज़ के हिसाब से जाए तो सेबी ने सही किया था। अब सेबी का ये नया कागज़ ये कहता है कि ये आप कर सकते हो, तब आप दोनों चीज़ें भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो। इस पे आपका नहीं, कॉर्पोरेट में अलाउ था मेरे हिसाब से, अगर मेरी लिमिटेड नॉलेज है तो उसके हिसाब से ये तो मैस क्रिएट कर देगा बॉस, क्योंकि इंडिविजुअल आर्म लेंथ का जो थ्योरी है, आर्म लेंथ डिस्टेंस मेंटेन करना है 2 डिपार्टमेंट के बीच में या 2 तरीके के कामों के बीच में। अब उसको IA को RA बना दोगे, RA का IA बना दोगे, तो पहले तो अभी वो सेल्स और कंप्लायंस में अपने आप को, मतलब वो कंप्लायंस ऑफिसर भी है और रिसर्च एनालिस्ट भी है और सेल्समैन भी है।
अभी आप समझिए, उसके बाद वो आरए भी है, उसके भी डिपार्टमेंट है। जस्ट फॉर दी सेक ऑफ ऑडियंस, आई और आर में एक बेसिक डिफरेंस यही है, बहुत बड़े ज़्यादा डिफरेंस भी होते हैं, लेकिन मैं बेसिकली बता दूं कि रिसर्च एनालिस्ट अपने टिप को, रिकमेंडेशन को अपने सारे क्लाइंट्स के साथ बिना कोई रिस्क प्रोफाइलिंग या बिना किसी पर्सनलाइज असिस्टेंस के साथ एज इट इज़ दे सकता है। आई को वो 1-to-1 डिस्कशन करना पड़ता है, रिस्क प्रोफाइलिंग करना पड़ता है, कैपिटल ये सब पूछना पड़ता है। अब एक इंसान आईए भी बन जाएगा, आरए भी बन जाएगा, लेकिन उसके आईए के क्लाइंट्स अलग रहेंगे, ये सेग्रीगेशन करनी ज़रूरी है एज पर दिस पेपर, एंड आरए के क्लाइंट्स अलग रहेंगे। अब इसके केस मेरे हिसाब से फंक्शंस भी अलग रहेंगे। अफीम जी फंक्शंस भी अलग रहेंगे, मार्केटिंग, सेल्स, कंप्लायंस, अकाउंटिंग, सब डिपार्टमेंट को भी तो अलग अलग करना पड़ेगा। इंडिविजुअल में आप देखिए, वो एक कंप्लायंस ऑफिसर भी होता है, प्रिंसिपल ऑफिसर भी है, उसको बोल लीजिए, और वही सेल्समैन होता है। एक इन्वेस्टमेंट यूजर पॉइंट ऑफ व्यू, क्या यूजर्स को ज़्यादातर केसेस में पता होता है कि वो एक आईए की सर्विस ले रहे हैं या आरए की सर्विस ले रहे हैं? बहुत अच्छी बात है, अच्छा सवाल पूछा है। पता ही नहीं होता है, और मैं आपको सच में एक्सपीरियंस बताऊं, बहुत समय लग जाएगा आपको ये समझने में कि आईए क्या करता है और आरए क्या करता है। अभी मैं इसको लास्ट में बताना चाहता था, लेकिन मैं आपका सवाल ऐसा है तो बताता हूँ कि आईए और आरए को तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको एक ही कर दिया। सेबी ने अपने कंसल्टेशन पेपर में इनडायरेक्टली, मैं आपको पर्टिकुलर क्लॉज बता दूंगा, पॉइंट में उन्होंने खुद माना है कि जो गंगाधर है वही शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर है, उन्होंने खुद बोल दिया है। तो मेरे हिसाब से आईए आरए रेगुलेशन बना के बेचारे क्लाइंट को ज़्यादा कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है, और रिस्क प्रोफाइलिंग सभी के लिए कंपलसरी कर दीजिए। अब आप आईए को रिस्क प्रोफाइलिंग करनी हो, ये बहुत लास्ट का पॉइंट है। अगर आपने लास्ट का पॉइंट दिया है तो मैं आपको बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें जो पॉइंट नंबर 24 कहता है, क्लैरिटी इन एप्लीकेबिलिटी ऑफ आईए रेगुलेशन / आरए रेगुलेशन टू ट्रेडिंग कॉल प्रोवाइडर्स। तो ट्रेडिंग कॉल तो सारी कॉल सी ट्रेडिंग कॉल से पहले तो आप ये समझिए ट्रेडिंग कॉल क्या है। कोई लेता है बेचता है वो ट्रेडिंग कॉल है, कोई लेता है उसको रख लेता है वो भी ट्रेडिंग कॉल है, बट वो इन्वेस्टमेंट कॉल है। तो सारी कॉल्स ट्रेडिंग कॉल या रिसर्च कॉल या इन्वेस्टमेंट कॉल आप समझिए। वो कहते हैं कि अगर आईए बिना रिस्क प्रोफाइलिंग के कॉल दे रहा है तो वो आरए कर रहा है, और आरए अगर रिस्क प्रोफाइलिंग कर रहा है तो वो आईए है, तो उसके रेगुलेशन में आ जाएगा। अब आपने 24 पॉइंट्स का एक बनाया है आपने कंसल्टेशन पे, लास्ट में आपने कह दिया कि आईए भी आरए का काम कर सकता है, आरए का भी काम कर सकता है, अगर वो रिस्क प्रोफाइलिंग जैसी चीज़ों को फॉलो कर रहा है कि नहीं फॉलो कर रहा है। दिस इज़ अ वेरी लास्ट पॉइंट, लेकिन आपने डिफरेंशिएशन ख़त्म कर दिया। कुछ और पॉइंट्स भी इसके अंदर आएंगे, तो उन पॉइंट्स में भी डिफरेंशिएशन उन्होंने आईए और आरए के बीच में ख़त्म कर दिया है। अगर आईए और आरए सेम हो जाते हैं और अगर आरए को भी रिस्क प्रोफाइलिंग करना पड़ा तो मेरे हिसाब से आरए दुकान बंद कर देंगे। आरए मेरे हिसाब से कोई भी आरए आईए नहीं बनना चाहता है, क्योंकि 1-to-1 कॉन्वर्जेशन करना फॉर एन आरए इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो रिस्क प्रोफाइलिंग करके जो आईए काम करता है, क्या वो जनरली करता है, क्या उसको पता है कैसे करना है, और अब तो उसके पास ग्रेजुएट की डिग्री है, बैकग्राउंड एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसको ये सब काम करने आएंगे भी। ये सब चीज़ें आई डोंट नो, इस कंसल्टेशन पेपर तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दी कि वो अलग है। मेरे को लगता है कि ये अलग अलग लोगों ने बनाया है डॉक्यूमेंट पेपर, और इसमें सारे पॉइंट्स आपस में बात नहीं कर रहे हैं फ्रॉम दिस एंगल, अगर हम इस पॉइंट को जोड़ें उस पॉइंट के साथ। एनीवे, तो अभी मैं क्लाइंट की नज़र से पूछ रहा था कि उसको जनरली पता नहीं होता है आईए आरए, उसको पता है सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर देखिए ये है। अब वो आईए करता क्या है, उसको टिप चाहिए बस, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उससे 4 सवाल पूछ लिए ना, वो कहेगा चलो वैसे ही पूछ रहे होंगे। उनको ये एक सवाल पूछना चाहता था कि अगर हम आईए और आरए की बात कर रहे हैं, जो मैं आपकी बातों से पढ़ पा रहा हूँ, मैं शायद गलत हो सकता हूँ, लेकिन मैं कि क्या ऑडियंस या क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से, सिर्फ क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो सिर्फ आईए होना चाहिए जो हर क्लाइंट से पूछे कि भाई व्हाट इज़ योर रिस्क एपेटाइट, व्हाट सेगमेंट्स आर यू कंफर्टेबल, कितना पैसा लगाना है, कितना रिटर्न एक्सपेक्टेशन लेना है। मैं एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, मे बी आई रेड इट करेक्टली, मे बी आई ज़बरदस्त है। मैं आपको बताऊँ, अगर ऐसा हो गया ना तो बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएंगे। अब समझिए, देखिए 20-22 करोड़ के ट्रेडिंग कम्युनिटी है, जिसको अगर मैं यूनिक मान लूँ तो 10 करोड़ की ट्रेडिंग कम्युनिटी है। आप मेरे से ज़्यादा समझते, 5 करोड़ की मान लें, 5 करोड़ तक 5 आईए आ रहे हैं, 2500 आप रेशियो निकाली,
1380 आ रहे हैं और 970, सर 2500 भी नहीं, 2400 रैंडम फिगर लिया। 977 थे जब लास्ट टाइम मैंने चेक किया था, तो और 1300 समथिंग बहुत है, तो मतलब मैं अच्छा अगेन मैं शायद थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, बट फिर भी अगर ये इन्फ्लुएंसर स्पेस आ जाता है इस स्पेस में रिसर्च एनालिस्ट बन के, अभी तो इसमें ये भी है ना कि खुद ट्रेड किया है या नहीं किया है 30 दिन पहले और 5 दिन बाद, ये अलाउड नहीं है। लेकिन आगे चल के जो इनका हिडन इंटरेस्ट है, जिसको समझ ही नहीं है स्टॉक मार्केट की, वो टिप्स देगा अगर, वो कहेगा स्टॉक मार्केट में तो लॉस होता रहता है, लाइक इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ये लाइन बोल देगा, डिस्क्लेमर बोल देगा, तो उस केस में एक इवेंचुअली एक लार्जर नुकसान है ऑडियंस का। बट एनीवे आई विल नॉट एक्सपैंड ऑन दैट। मैं अगले पॉइंट पे मैं बोलना चाहूँगा, पार्ट टाइम आइए यार। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड कि ये क्यों लाया गया, कौन बनना चाहेगा, इन्होंने बताया है कौन बनना चाहेगा, बट हमें एज एन इंडस्ट्री क्यों ज़रूरत है एक पार्ट टाइम आईए और आरए की, जब हमारे पास एक फुल टाइम प्रोफेशन पड़ा है। क्या ये नंबर बढ़ाने की कोशिश की गई है ताकि बता दिया जाए कि देखो हमारे टोटल आईए आरए देखिए 10,000 पहुंच गए, हाँ उसमें से पार्ट टाइम 8,000। जी, इसने देखिए, इसने तो मैं आपको एक बात बहुत अच्छे से बताना चाहूँगा, ये पार्ट टाइम की जो कॉन्सेप्ट है ना, अब मेरी समझ से तो थोड़ी परे कि एम्प्लॉयर पहले तो एनओसी देगा। ये डॉक्यूमेंट किसको प्रोफाइल करने की कोशिश कर रहा है कि ये टीचिंग प्रोफेशन में गए हैं, प्रोफेसर हो या टीचर हो, शाम को फ्री हो जाते हैं पढ़ा के, तो वो टिप्स दे सकते हैं और क्लाइंट्स भी ले सकते हैं। 75 क्लाइंट्स उन्होंने वहाँ पे लिमिट भी लगाई है, पता नहीं कहाँ कौन मैथ करता है कि 75 कर दो, क्यों 75, वहाँ पे भी लिमिट क्यों है, लिमिट है ही क्यों इस प्रोफेशन में, वो भी एक अलग मुद्दा है। दूसरा है कि एजुकेशन रिलेटेड बिजनेस अगर आप चलाते हैं। तीसरा, अगर आप एक प्रोफेशनल आर्किटेक्ट लॉयर, प्रोफेशनल डिग्री की अगर आप डॉक्टर हैं, हु शैल नॉट बी कंसिडर्ड, जो गोल्ड, रियल एस्टेट, क्रिप्टो करेंसी का रिकमेंडेशन देते हैं। तो मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगा कि गोल्ड एक रेगुलेटेड प्रोडक्ट है, रियल एस्टेट को रेगुलेशन में लाया जाता है, क्रिप्टो करेंसी पे तो टैक्स कमाती है सरकार, तो क्या मतलब इन्होंने मतलब ये पाप किए हैं कुछ के ये करते हो तो आप नहीं कर सकते हो? ये सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है, और इस टॉपिक पे मैंने और मेरी टीम ने, हम सभी लोगों ने काफ़ी रिसर्च करी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप 2020 का डिसीजन, इसके ऊपर IMAI वर्सेस RBI का डिसीजन जो क्रिप्टो के ऊपर आया था 5 मार्च 2020 को आया था, बड़ा फेमस सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, जिसमें बैंक्स को RBI ने ये बोला था कि वो क्रिप्टो के अकॉर्डिंग जो पेमेंट हो रहा है, जो एक्सचेंजेस या ब्रोकर है उनको पेमेंट रोकेंगे। तो जो बहुत बड़ा डिसीजन है सर, उस पर जब काफ़ी कुछ डिस्कशन हुआ तो RBI ने क्या बोला कि हमें क्रिप्टो ट्रेडिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, एज पर इनकम टैक्स एक्ट और टैक्सेशन, क्रिप्टो पे टैक्स ले रही है सरकार, कोई भी रेगुलेटरी तो उसको आईए और आरए नहीं बनाएंगे। अगर आप क्रिप्टो पे, गोल्ड पे, रियल एस्टेट पे दे रहे हो तो हम आपको आईए और आरए नहीं बनाए। तो ये तो बहुत ही रिग्रेसिव, मेरा मानना है बहुत ही रिग्रेसिव और डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविज़न है। इसके बारे में रेगुलेटरी को समझना चाहिए, जो बेचारा गरीब या बेचारा इन्वेस्टर है और वो क्रिप्टो लेना चाहता है तो भाई अपने विवेक से लो। जनाब तो F&O और कमोडिटी और इक्विटी बताएंगे, ये नहीं बताएंगे आप ले सकते हो। मेरे ख्याल से इसका एंगल शायद ये हो सकता है कि चलो रियल एस्टेट को कोई और बॉडी रेगुलेट करती है, गोल्ड को कोई और करती है, क्रिप्टो करेंसी एक क्या कहते हैं उसको यार, जिसका कोई माँ बाप नहीं होता है, मतलब लावारिस है, इसको RBI भी नहीं देखती है, सेबी भी नहीं देखती है, तो सेबी कहता है कि भैया मैं तो दूर रहूँ, मेरे रेगुलेशन के अंदर नहीं आता, तो मेरे रेगुलेटरी मैं आपको ऐड करना चाहूँगा सिंह जी, बीच में ऐड करना चाहूँगा, RBI ने स्पेसिफिकली कैटेगोरिकली बोला है सुप्रीम कोर्ट में, और अपने जो मिनिस्ट्रियल कमिटीज़ में बोला है, 2018 की बात है इफ आई एम राइट, तो उसमें बोला है कि क्रिप्टो को रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। तो सेबी ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए। RBI कहता है करेंसी नहीं है, तो जनाब ये एसेट तो है ही ना, एक प्रोडक्ट तो है ही ना, ट्रेडेबल प्रोडक्ट तो है ही ना। अब ना वो करेंसी है ना ट्रेडेबल प्रोडक्ट है, तो फिर वो है क्या? तो इतना कंफ्यूजन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। सीधे लेजिस्लेशन को चाहिए है SCRA में 2H में क्रिप्टो को इंक्लूड कर दें, फिर अपने आप ही सेबी और सारे रेगुलेटरी देखेंगे। SCRA में जो डेफिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ है, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन है, या हटाएं या कहें कि हमें टैक्स भी नहीं लेना, इसको हटाओ।
अभी आरबीआई ने 34 प्लेटफॉर्म की एक लिस्ट निकाली कुछ महीने 6-8 महीने पहले कि इस पर आप अलाउ नहीं हो, ये इलीगल है। उसमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो ज़्यादातर वो क्रिप्टो और फॉरेक्स के हैं। तो एक तो यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है कि क्रिप्टो ट्रेडर के लिए। एनीवे विल मूव ऑन टू दैट, क्योंकि इसका आंसर टेक्निकल लेवल पे वी डोंट रियली हैव फ्रॉम अ गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू या रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू। मेरा आखिरी सेक्शन है पैसे के ऊपर, कि आईए और आरए जो पैसे बनाते हैं उनके ऊपर हमेशा से एक लिमिट रही है। आपने बोला कि अनलिमिटेड पैसा कमाया जा सकता है, विच आई एग्री विथ, बट कमा रहे हैं या नहीं ये एक डिस्कशन पॉइंट हो सकता है। 2.5% एसेट अंडर एडवाइस या 1.25 लाख रुपए पर एनम पर फैमिली, मतलब अगर 10 लोगों की फैमिली नहीं होती, चलो 5 लोगों की फैमिली है, तो मैं उस पूरी फैमिली से 1.25 लाख रुपया पूरा साल, मतलब 10,000 रुपये और कुछ 10,000 समथिंग आई चार्ज। आई कैन नॉट चार्ज बियॉन्ड दैट। पहले तो मैं यहीं पर रुकना चाहूँगा, क्यों है ये? देखिए, 2 चीज़ें को हमें समझने की जरूरत है। पहले तो देखिए, आईए का स्लैब क्लियर था कि 1,25,000 साल का मैक्सिमम या 2.5% एसेट, जो जितना भी एसेट अंडर उसकी एडवाइजरी है उस पर वो चार्ज कर सकता है। एक अच्छा चीज़ भी आया, मैं अच्छे पॉइंट्स को भी इसमें देना चाहूँगा, इंपॉर्टेंट है वसीम जी, कि आप उस स्लैब को कभी भी बदल सकता है। पहले 12 महीने का एक टाइमलाइन होता था एक क्लाइंट को, अभी क्या है वो कभी भी बदल सकता है। अब हम आ जाते हैं आरए पे। बड़ा इंटरेस्टिंग है, आरए अभी तक ना कोई 5 लाख चार्ज कर रहा था, कोई 4 लाख चार्ज करता था, कोई 10,000, कोई 5,000, कोई अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन डिफाइन नहीं करा था सेबी ने। अभी सेबी ने क्या कर दिया है कि जनाब आप 1,25,000 से, अच्छा परसेंटेज का वो नहीं सकता है क्योंकि आप रिस्क प्रोफाइलिंग कर नहीं रहे, तो आपको तो पता ही नहीं है उसके पास कितने हैं, तो आप 1,25,000 से ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते। इस पर थोड़ा सा मैं आपका टाइम चाहूँगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पर भी एक क्लॉज और डाल दिया है, मतलब ये कंसल्टेशन पेपर है और मोस्ट प्रोबेबली ये चीज़ें हम रेगुलेशन पे भी बहुत जल्दी देखेंगे अगर कोई नई जगह। तो 1 मंथ से ज़्यादा आप एडवांस फीस नहीं ले सकते हो सर। अब आयरनी देखिए, मतलब 1,25,000 तो पहले ही मैक्सिमम हो गया है, यानी कि आप 10,000 मोटा मोटी 10,000 से ज़्यादा एडवांस फीस नहीं ले सकते हो। अभी आप समझिए, मेरे पास 100 क्लाइंट आ गए हैं, सभी ने 10-10 हज़ार दिए हैं, तो मेरे पास 10-1 लाख रुपए आ गए हैं। अब 100 क्लाइंट को कैटर करने के लिए मुझे टीम, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ चाहिए, मैंने उनको रख लिया। लेकिन अच्छा, उसमें भी एक और क्लॉज है सर, एक और प्रोवाइजो है, क्लाइंट अगर बीच में छोड़ के जाएगा 15-20 दिन में, तो जो प्रो राटा बेसिस जो बचेगा वो वापस करना पड़ेगा। अभी मान लेते हैं सेल्स साइड मेरा क्लाइंट एक महीने के बाद बोलता है 50-60 क्लाइंट बोलते हैं कि हमें आपकी सर्विस पसंद नहीं आ रही, ठीक है, क्लाइंट के पास राइट है जाने का, वो चला जाता है सर। अब मैं क्या करूँ, अपनी टीम को दूसरे दिन ही फायर दूँ कि बॉस मेरे पास तो सारा धंधा चला गया, सारे क्लाइंट चले गए, क्योंकि सेबी मुझे अलाउ नहीं कर रहा है। एक तो सेबी रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है मेरे ऊपर कि 1.25 लाख से ज़्यादा नहीं ले सकते। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप आईए और आरए को प्रोफेशनल सर्विसेज समझते हैं, क्योंकि उसके लिए देखिए आपको एजुकेशन चाहिए, उसके लिए सर्टिफिकेशन चाहिए, उसके लिए सेबी का प्रोसेस पूरा करना, तो मेरा मानना है वो भी सीए, एडवोकेट, डॉक्टर की तरह एक प्रोफेशनल है। एम आई राइट? जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो फिर आप कैसे डिसाइड कर सकते हो जनाब कि वो कितनी फीस लेगा कि नहीं लेगा? मेरी क्वालिटी बहुत अच्छी है, मैं बात कर देता हूँ क्लाइंट से, क्लाइंट में बहुत सोच समझ के दे रहा है, कोई ऐसा थोड़ी ना कि वो अपने आप, मैं उसको इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजमेंट के नाम से थोड़ी ना ले रहा हूँ, या कोई फॉल्स प्रॉमिस के साथ थोड़ी ना ले रहा हूँ। तो आप कैसे डिसाइड कर सकते हो? ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता। ये तो सर मेरे हिसाब से तो इस सिरे से चैलेंज होने वाला है कि आप इतनी फीस से ज़्यादा नहीं ले सकते हो। अभी मेरे को सेटअप बनाना है, मेरी क्वालिटी अलग है, सब हर आदमी की क्वालिटी अलग अलग है। मैं बहुत पैसे लेता हूँ सेविंग सेट के लिए, कोई कम लेता है, कोई मुझसे भी ज़्यादा लेता है। तो सर प्रोफेशनल एक्चुअल में व्हाट कुड हैव बीन डन मोर, और क्या किया जा सकता था? मेरे पास एक ही पॉइंट है, मैं आपसे ऑन द टॉप कुछ अगर आपके जहन में आता है तो आप शेयर कर सकते हैं। मेरे पास एक ही पॉइंट है कि आईए और आरए बहुत मेहनत वाला काम है, क्योंकि पैसे का लेन देन है, डायरेक्ट लोकल लेवल के लोगों से वो क्लाइंट डील करते हैं, तो देयर इज अ सर्कल, पीपल नो ईच अदर मोस्ट लाइकली। अब ऑनलाइन ज़माना हो गया है तो कुछ
कुछ इस चीज़ में फ़र्क आया है ओवर पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन सेबी एज ए रेगुलेटर अपनी इस एंटिटी के लिए एग्जैक्टली कर क्या रहा है कि इस आईए और आरए के प्रोफेशन को थोड़ा प्रोत्साहन मिले, थोड़ी इंकरेजमेंट मिले, किस तरह से लोग सेबी की तरफ देखें कि अगर मैं आता हूँ इस प्रोफेशन में और पैसे लगाता हूँ, आप 10 लाख रुपए कह रहे थे, मैं पहले महीने में हूँ या दूसरे तीसरे चौथे महीने में हूँ, मेरे पास तो 100 क्लाइंट भी नहीं है, मुझे मार्केटिंग करनी पड़ेगी, ऑपरेशनल कॉस्ट सारा कुछ चलाना पड़ेगा, उसके बाद जाके मेरे क्लाइंट्स आएंगे, फिर धीरे धीरे एक सर्कल बनेगा। बट सेबी अपनी तरफ से बहुत कुछ कर सकता है। मतलब मेरा एक बहुत वेग आइडिया है। फॉर एग्जाम्पल, देयर कुड बी अ रेटिंग सिस्टम ऑफ ऑल दी आईएएस एंड आरईज जिन्होंने एक्स अमाउंट ऑफ टाइम लगा दिया है सिस्टम में, जिन्होंने एक्स नंबर ऑफ क्लाइंट्स को कैटर कर दिया है, उसके बाद उन क्लाइंट्स के साथ उनका क्या बिहेवियर रहा है, क्या उन्होंने परफॉर्मेंस करके दिया है। परफॉर्मेंस दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बट एक इंटरनली आपस में एक मैट्रिक क्रिएट हो सकता है दोनों पार्टीज़ के बीच में, जहाँ पे सेबी को पता है कि ये आईए और आरए इस तरह से इतने सालों से अपने इतने क्लाइंट्स के साथ परफॉर्म कर रहा है और ये नहीं कर रहा है। सुओ मोटो लेवल पे ये अपने आप से एक ऑपरेशनल एक्टिविटी हो सकती है, जिसके बेस पे जो अच्छा काम करना चाहते हैं, जो सच में करियर बिजनेस बनाना चाहते हैं, वो लोगों की रिटर्न हिस्ट्री, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स देखी जा सकती हैं और उसके बेस पे कुछ एक रेटिंग सिस्टम हो जो कि पब्लिकली अवेलेबल, सिर्फ रेटिंग सिस्टम आउट ऑफ 5 स्टार 10 स्टार, और उन रेटिंग्स को दिखाओ। अब ये रेटिंग इज़ अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग, बैकग्राउंड ऑफ दिस पर्सन। अब आप जो टॉप रेटेड आईएएस और आरएएस हैं, अपने आप से सेबी कह रहा है कि सेबी मार्केट कर रहा है उनके लिए, सिर्फ रेटिंग दिखा के। बैकग्राउंड में बहुत कुछ चल रहा है, 10 चीज़ें और चल रही हैं जो मुझे नहीं पता शायद, बट मोर और लेस जो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, जो आगे चल के गलत काम करने वाले हैं क्लाइंट के साथ, उनकी अगर रेटिंग ही 1 स्टार है तो वो शायद इस प्रोफेशन में आके कुछ कर भी नहीं पाएंगे। एंड दैट इज़ द होल इंटेंशन। यही इंटेंशन होना चाहिए आइडली, ताकि जो अच्छे आईएएस अपने आप से फिल्टर होते रहें, दूर होते रहें। आपका क्या कहना है इस पर? नहीं, आपका बहुत अच्छा सजेशन है और ये ऑलरेडी मैं आपको बताऊं स्टॉक ब्रोकर के लिए चल रहा है। ओके, इस तरीके की वाओ, स्टॉक ब्रोकर में कैटेगरी भी है, तो ये बहुत अच्छा सजेशन है। पर इसको ग्राउंड लेवल पे कैसे वर्कआउट करेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, गूगल के भरोसे तो रेटिंग नहीं छोड़ी जा सकती। नहीं, वो रेटिंग तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, सेबी की वेबसाइट पे ही रहेगी वो, सेबी का राइट। और उसका कुछ इंसेंटिव होने चाहिए। इंसेंटिव हमेशा पैसे नहीं होते, इंसेंटिव कि इस फॉर्म में कि वो रिकॉग्निशन अच्छी मिल रही है, ये दिखाया जा रहा है कि इनका पिछले 5 सालों में नो कंप्लेंट रहा है, कंप्लायंस रिकॉर्ड अच्छा रहा है, सारी रिपोर्ट्स अप टू मार्क रही हैं। ये मुझे लगता है ये बहुत अच्छा सजेशन है कि ये दिखाना कि ये लोग कंप्लाइंट रहे। देखिए, जो कंप्लाइंट रहा है वो आपके पैसे को लेके भी सीरियस करेगा, ये ऐसा माना जा सकता है। और ये ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, क्वालिफिकेशन भी अच्छी रही है, ये सारी चीज़ों को डाला जा सकता है, डिटेल में डाला जा सकता है। एक सेबी एक अपना पोर्टल बना सकता है जिसपे वो आरए या आईए उसकी टीम के बारे में, उसके एक्सपीरियंस के बारे में, उसके खिलाफ कितनी कंप्लेंट। देखिए, आपको कैसे पता चलता है, आप कोई आरए ढूंढते हैं, उसकी वेबसाइट पे जाते हैं और कंप्लेंट डेटा होता है जो मंथली 7 तारीख तक डालना होता है, आप उस पर जाके देखते हैं। अगर सेबी कुछ ऐसा करता है जिसपे जैसे कि स्टॉक ब्रोकर के साथ होता है, करेक्ट, आप जाके देख सकते हैं कि इन आरएस का रिकॉर्ड कंप्लायंस अच्छा रहा है, और फिर मुझे लगता है एक हेल्दी कंपटीशन अमंग्स द आरए भी बनेगी कि यार ये लोग टॉप 50 हैं जिनका कंप्लायंस अच्छा रहा है, जिन्होंने टाइम पे एनआईएसएम हमारा रिन्यू करवाया है, ट्रेनिंग में पार्ट लिया है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं रिसर्च कॉल और वो जो परफॉर्मेंस की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, वो तो कभी भी नहीं पढ़ना चाहिए। ये असीम जी एक बड़ा अलग विषय है, कभी फिर डिस्कस करेंगे। सेबी ने बोला है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और आईए बने और क्लाइंट उनके पास आए, तो सर ये जिम्मेदारी आप कर ही रहे हो। सेबी की भी है ये अवेयर करना कि आईए आरए के साथ डील करें। कितने एडवर्टीजमेंट सेबी ने न्यूज़पेपर में या कहीं छपवाए हैं मुझे नहीं पता, कितने लोगों को आईए आरए के बारे में पब्लिक में बताया है, कॉलेजेस इंस्टीट्यूट्स में गए हैं, लोगों को इस प्रोफेशन के बारे में बताया है। मैं आप सेबी अपने आप के बारे में नहीं बता पा रहा है सर। आने वाला समय जो है सिंह जी, इसके कमेंट्स देने हैं आपको, इसका एक अलग लिंक है, वो इनपुट इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन। इसको अलग अलग सेक्शंस में बांटा गया है उस कमेंट्स बॉक्स में। इन सब पे आपको अपनी समझ के साथ, अपनी एनालिसिस के साथ, सिर्फ ये वीडियो देख के नहीं बट मोर लेस अपनी एनालिसिस भी कीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर दें, क्योंकि इस फीडबैक को डायरेक्टली से भी पढ़ता है अपेरेंटली, और उसके बेस पे दे विल टेक सम इनपुट्स एंड दे विल टेक सम सजेशंस। हमारे अपने स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस क्या थे वो हमने इस वीडियो में बताए हैं, लेकिन दैट डज नॉट मीन दैट यू हैव टू बाय देम और टेक देम एज दे आर। आप अपना एनालिसिस भी कर सकते हैं। बट थैंक यू सो मच विकास जी फॉर गिविंग सो मच टेक्निकल
advise on this to a lot of नहीं, दिस इज वेरी गुड डिस्क्लेमर, ये हमारी पर्सनल ओपिनियन है और सभी को ये पब्लिक क्लियर कंसल्टेशन पेपर 26 अगस्त तक के लिए खुला है, तो सभी को जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज है जिनको लगता है उनको अपने कमेंट देने चाहिए क्योंकि ये आगे चल के लॉ बनेंगे. होप दे आर वॉच. But thank you again, Vikas ji. It was really nice of you.